आज होगा प्रकाश का परावर्तन का वीडियो 7, है ना। वीडियो 7 इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। आज कोशिश किया जाएगा कि इस चैप्टर का द एंड हो जाए, हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चिन्ह परिपाटी क्या होता है सो समझिए। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। इससे पहले हम लोग पिछले में पढ़े थे उत्तल दर्पण, पढ़े थे ना। उत्तल दर्पण बहुत इजी था। अवतल में तो फिर भी 7 गो इमेज बनता था, उत्तल में क्या गो बनता था? 3 गो। बहुत छोटा छोटा बराबर, बात खत्म। और सारा आभासी एवं सीधे बनता था, है कि नहीं। और स्थान भी इजी था, अनंत अनंत और ध्रुव के बीच और ध्रुव, बात खत्म, है ना। और अवतल में थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन वो याद हो गया हुआ है। अभी हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह का मतलब होता है साइन, साइन का मतलब प्लस माइनस, ठीक है ना। परिपाटी बस एक नाम है। परिपाटी क्या है? नाम। तो चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि देखिए, किसी गोलीय दर्पण में, देखिए जब हम गोलीय दर्पण बोलेंगे ना तो उसमें दोनों नाम आ जाएगा, अवतल भी और उत्तल भी। क्योंकि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। तो हम गोलीय दर्पण बोलेंगे तो आप समझिए कि हम दोनों दर्पण बोल रहे हैं। हम गोलीय दर्पण बोलेंगे तो आप समझिएगा क्या कि हम दोनों दर्पण बोलेंगे। किसी गोलीय दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब बनने के लिए उसका कुछ ना कुछ स्थान होता है। जिससे अगर अब अवतल में हम अनंत पर रख रहे हैं तो फोकस पर बनता है, चाहे उत्तल में चलिए तो भी अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनता है। सबका अपना अपना एक स्थान होता है। तो किसी गोलीय दर्पण में किसी प्रतिबिंब के स्थान का निर्धारण के लिए सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु कहाँ रखा हुआ है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि दर्पण कौन सा है। सही बात है। जैसे मान लीजिए हम अनंते पर रखे, फोकस पर बना लेकिन आभासी एवं सीधा बना। यह बात हम अगर अवतल में करें तो उसमें वास्तविक एवं उल्टा बन जाएगा, है ना। तो और दर्पण भी बहुत बड़ा मैटर करता है। जब तुमको कहा जाएगा कि एक बात बताओ, कोई वस्तु वक्ता केंद्र पर चाहे ध्रुव पर रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो तुम एक बार जरूर कहेगा कि ये बताओ कि दर्पण कौन सा है। ये बताओ कि दर्पण कौन सा है कि ना। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाता है। तो किसी गोलीय दर्पण में कोई प्रतिबिंब बनने के लिए सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वह वस्तु कहाँ रखा हुआ है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि दर्पण कौन सा है। क्योंकि प्रतिबिंब कभी वास्तविक बनता है तो कभी आभासी बनता है। प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है, कभी पीछे बनता है। कभी कहाँ बनता है? पीछे बनता है। तो ये सारे चीजों के निर्धारण के लिए एक परिपाटी का तैयार किया गया, जिसको हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार निर्देशांक ज्यामिति की तरह एक चित्र तैयार किया गया। क्या चित्र तैयार किया? आप याद कीजिए, निर्देशांक ज्यामिति में ऐसा होता था ना। आप इधर x लिखते थे, इधर x डैश लिखते थे, लेकिन चिन्ह परिपाटी में ये उल्टा होता है। ये इधर x होता है और इधर x डैश होता है। ये चिन्ह परिपाटी की हम बात कर रहे हैं। ये ओरिजिन है तो इसको O मानते हैं, है कि नहीं। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार कहा गया कि भाई साहब पहुंच करो, एक तैयार किया गया ऐसा, ठीक है। बस ये परिपाटी में आपका चित्र कभी नहीं पूछेगा, इसके अंतर्गत कुछ बात आता है। ये कहा कि देखो,
ये मान लीजिए मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, तो इससे इधर जाएंगे तो ये दाहिना होगा, और इससे इधर जाएंगे तो क्या होगा, बायां होगा। ये ऊपर की ओर हो गया और ये नीचे की ओर हो गया। बायां और दाहिना में दाहिना ज्यादा शुभ माना जाता है, ऊपर और नीचे में ऊपर ज्यादा शुभ माना जाता है। तो जो शुभ है वो सब पॉजिटिव होता है। कहा जाता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि भाई साहब ये दाहिना साइड है ना, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी मतलब दाईं ओर मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक। अच्छा, आपतित किरण ऐसा थोड़े है कि सिर्फ ऐसा ही आ सकता है, कोई किरण ऐसे भी तो आ सकता है, ठीक है ना। तो आपतित किरण की दिशा में मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या हो गया पहला, आपतित किरण, आपतित किरण के दिशा में, आपतित किरण के दिशा में दाईं ओर, ध्यान से देखिए, आपतित किरण के दिशा में दाईं ओर, किस ओर, दाईं ओर, दाईं ओर मापी गई दूरी, मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक, धनात्मक होती है। वैसे ही सेकंड देखिए तो उसका उल्टा हो जाएगा। आपतित किरण के दिशा में बाईं ओर, बाईं ओर मापी गई दूरी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक होती है। बात समझ गए, कोई दिक्कत, दूसरा सेम है, यही बात है। आपतित किरण के दिशा में बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। अब देख लीजिए तो इधर और इधर का कहानी खत्म हो गया। ये क्या हो गया, धनात्मक, ये क्या हो गया, ऋणात्मक। वैसे ही अगर देखिए तो ये क्या हो गया, धनात्मक, ये क्या हो गया, ऋणात्मक। मतलब यहां कह सकते हैं कि मूल बिंदु के ठीक ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। मूल बिंदु, मूल बिंदु के ठीक ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मापी गई दूरी, मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती। अब इसका जस्ट उल्टा चल लीजिए, मूल बिंदु के ठीक नीचे, नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये तो हो गया चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या है, तो किसी भी गोलीय दर्पण में किसी प्रतिबिंब को बनने के लिए सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वह वस्तु कहाँ रखा हुआ है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि दर्पण कौन सा है। क्योंकि प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी पीछे बनता है, कभी वास्तविक बनता है तो कभी आभासी बनता है। तो इसके निर्धारण के लिए एक परिपाटी का तैयार किया गया जिसे हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग देखते हैं कि मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार एक चीज का निर्धारण किया गया हमेशा हमेशा के लिए, वो अवतल दर्पण में अलग किया गया और उत्तल दर्पण में अलग किया गया। उसके अनुसार कहा गया कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में हमेशा हमेशा के लिए एफ और आर ऋणात्मक होगी, एफ और आर क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और उत्तल दर्पण, एफ क्या है, फोकस दूरी। देखिए बड़का एफ लिखेंगे तो आप फोकस समझिएगा, और छोटका एफ का मतलब फोकस दूरी, आर का मतलब वक्रता त्रिज्या। जैसे कि सी होता है ना वक्रता केंद्र, लेकिन दूरी करेंगे तो त्रिज्या ना होगा, और त्रिज्या को हम लोग रेडियस कहते हैं, आर, ठीक है। तो एफ और आर क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसमें कैपिटल आर ही लिखाता है।
उत्तल दर्पण। ठीक, इसका एगो याद रखिए, अवतल में ऋणात्मक है तो उत्तल में क्या होगा? उत्तल में क्या होगा? धनात्मक। एफ और आर हमेशा क्या हो जाएगा? धनात्मक। अवतल दर्पण में एफ और आर ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में एफ और आर क्या होता है? धनात्मक होता है। अवतल में ऋणात्मक, उत्तल में, इतना तक समझ गए? तो चिन्ह परिपाटी खत्म हो गया, चिन्ह परिपाटी खत्म। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये चिन्ह परिपाटी हो गया, चिन्ह परिपाटी खत्म हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। क्या पढ़ेंगे? एक दो गो टॉपिक अभी हम छोड़े हुए हैं, अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस करिए लेते हैं, वो भी तब आगे बढ़ेंगे। अवतल उत्तल का कहानी खत्म हो जाएगा। अवतल उत्तल का 90% कहानी खत्म हो चुका है अभी तक दर्पण में, ठीक है? इतना बात समझ में आ रहा है? अवतल दर्पण में एफ और आर क्या होता है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण में एफ और आर, एफ और आर किस दर्पण में? क्वेश्चन कैसे पूछता है पता है? मान लीजिए कहेगा किसी दर्पण में एफ का मान -10 सेंटीमीटर है, तो बताइए दर्पण कौन सा है? एफ ऋणात्मक है, चाहे 10 है चाहे 20 है, माइनस है ना, तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल। सीधे माइनस से पहचान में आ जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस। पॉज। पहले हम लोग अवतल दर्पण का फोकस समझते हैं। क्वेश्चन ही पूछता है कि अवतल दर्पण का फोकस क्या है। क्वेश्चन ही होता है अवतल दर्पण का फोकस क्या है। ध्यान से समझना, इसमें एगो फोकस पढ़ाएंगे और लेंस में 2 गो फोकस। अवतल दर्पण का फोकस क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, अवतल दर्पण का फोकस क्या है? देखो, ये अवतल दर्पण होता है बाबू, ये क्या है? याद कीजिए, ये कलाई किया हुआ रहता है, ये कलाई किया हुआ है, ठीक है? ये अवतल दर्पण है, ठीक है? याद करो, यही ना फोकस होता था। बाद बाकी यहाँ सी होता था, अनंत होता था। अभी हम फोकस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ फोकस लिख रहे हैं, बाकी कुछ का जरूरी भी हमको है नहीं। ये पूछ रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस क्या है। इतना पता है कि ये अवतल दर्पण है और ये क्या है? फोकस है। ये क्या है? फोकस है। क्वेश्चन है अवतल दर्पण का फोकस क्या है? देखो, जब किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, एक और मार्कर था ना बुल्लू वाला, ध्यान से समझो। जब किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, कोई किरण आती है, आई, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे ही अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई, सूरज का किरण हो, टॉर्च का किरण हो, कोई भी हो, यहां से जैसे वो परावर्तित होगी तब परावर्तित होगी तो नीचे की तरफ भागेगी। वो जिधर झुकल रहता उधर ना भागेगा, नॉर्मल सी बात। तो इधर भागेगी, तो जैसे ही भागेगी तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलेगी ना, तो जहां मिलेगी वही उसका फोकस होगा, वही उसका क्या होगा? फोकस। अब क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का फोकस क्या है? तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है, चाहे ऐसे नहीं, ऐसे छोड़ो। जब किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ये चित्र है। जब किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद
मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। अब मेरे साथ बोलोगे? पहले एक बार और सुन लो। जो चित्र है हम यही देख के बोल रहे हैं। जब किसी अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर कोई किरण आती है और वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। साथ में, जब किसी अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वही अवतल दर्पण का फोकस होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जब किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस जब किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, कोई किरण आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे अवतल दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत? आपको समझ में आ रहा है? जब किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है। अब आइए इसके ठीक विपरीत, उत्तल दर्पण का फोकस क्या है? अगर आप फेयर किए हुएगा तो सारा चिन्ह, परिपाटी, फोकस सब आपको मिला होगा। ठीक है। उत्तल दर्पण का फोकस क्या है? आए नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस क्या है? उत्तल दर्पण का फोकस क्या है? ये चीज आपके किताब में पीछे ही रहा होगा, हम जान से छोड़ रखे थे। है तो ठीक, नहीं है तब कोई बात नहीं है। सुनो, खैर छोड़ो, हटो। देखो यहाँ उत्तल दर्पण पहले कैसा होता है, पहुंच करो तो जी। उत्तल दर्पण का फोकस क्या है? एक बात समझिए, पहले उत्तल दर्पण होगा कैसा? ऐसे होगा,
उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह तो उठल रहता है, एक परावर्तक तो देखो इधर धसल है ना, इसका मतलब ही ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा? एन्ने से रंगल होगा, तब ना इसका परावर्तक सतह उठल होगा। परावर्तक सतह क्या हो गया? उठा हुआ हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा लेंगे क्योंकि जरूरी पड़ेगा। इधर से किरण आएगा, ध्यान दो, इधर से जब कोई किरण आएगा बाबू, इसका पावर कहाँ रख दिए? जब इधर से किरण आएगा यहां पर, अब इधर रंगल है, इधर तो आर पार कर नहीं सकता है। अब एक बात बताओ, ये ऊपर भागेगा कि नीचा भागेगा? कॉमन सेंस लगाओ, ऊपर भागेगा ये कि नीचा भागेगा? ऊपर भागेगा, क्योंकि इधर गड्ढा की तरफ भाग रहा है तो ऊपर ना भागेगा पीछा लेकर, तो ये ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, भागेगा ना, भाग गया उधर। फोकस कभी भी मुख्य अक्ष पर ही होता है, फोकस कभी भी मुख्य अक्ष पर ही होता है। अब एक किरण को देखने पर ईत आया, यहां से लौट के भाग गया, अब एन्ने से कोई आदमी देखा इस किरण को तो लगेगा कि इधर से आ रहा है, लगेगा ना कि इधर से आ रहा है, ये किरण तो इधर भाग गया, लेकिन इधर से कोई आदमी देखेगा तो उसको लगेगा ये किरण कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ऐसा लगेगा उसको कि किरण यहां से आ रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है ना। कभी भी उत्तल में ना प्रतीत होता है, देखना आपको हम याद कराए थे प्रतिबिंब वाला में कि आभासी प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता। याद कीजिए, उत्तल हमेशा आभासीय बनाता है, मतलब इसमें हर चीज प्रतीत होगा, एक्चुअल नहीं होगा। उत्तल हमेशा आभासी बनाता है, तो हर चीज क्या होगा इसमें? प्रतीत होगा। ये इसका मेन फोकस है नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि किरण यहीं से शायद आ रहा है। बात समझ रहे हो? अब आइए कि सर इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो ध्यान दो, जब किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वह परावर्तित किरण को जब हम काल्पनिक रूप से आगे की ओर बढ़ाते हैं तो वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। अगर आप चित्र समझ पाइएगा तो बोल पाइएगा। ध्यान दो, जब किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, किरण आने के बाद वह परावर्तित होती है, उसी परावर्तित किरण को काल्पनिक रूप से, मतलब होता है ना अंदाज से, उसी परावर्तित किरण को काल्पनिक रूप से जब हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो हम मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या लिख सकते हैं? जब किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो परावर्तन के बाद उस परावर्तित किरण को काल्पनिक रूप से, क्योंकि ओरिजिनल थोड़े है वो, यार काल्पनिक
रूप से आगे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख अक्ष के जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण का, एक बात और हम लोग कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस जो है वह दर्पण के दाईं ओर होता है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, दर्पण के बाईं ओर होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी नहीं। आप अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस समझ गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? दर्पण सूत्र। दर्पण किसी गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी u, वस्तु दूरी को क्या बोलते हैं? u। वस्तु है तो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब दूरी v, प्रतिबिंब दूरी v, वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f को जिस नियम से दर्शाते हैं उसे ही हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। पहले तीन गो चीज याद करो। तीन गो चीज कौन सा, कौन कौन सा? तीन गो सूत्र, तीन गो सूत्र कौन कौन सा? एक u, एक v और f। कौन कौन? कौन कौन? u v। u का मतलब वस्तु दूरी, u का मतलब, v का मतलब प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और कौन कौन? वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। कौन कौन? ठीक है, सुनो। किसी गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण मतलब दोनों दर्पण, गोलीय दर्पण आ गया मतलब वो चीज अवतल के लिए भी है और उत्तल के लिए। किसी गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f को एक सूत्र से दर्शाया जाता है, उसे ही दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र में 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। ध्यान दो, दर्पण सूत्र किसी गोलीय दर्पण में, किसी गोलीय दर्पण में पहले क्या चीज? वस्तु, वस्तु रहेगा तब ना प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी बोले तो क्या हो जाएगा? u, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा? v तथा, और बोलो अब कौन होगा? फोकस दूरी क्या हो जाएगा? f को एक सूत्र, एक से दर्शाया जाता है, एक सूत्र से दर्शाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यार तुम लोग भी जौरे जौरे कुछो बोल देता है। दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र में ध्यान दो, 1/u
प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/u प्लस 1/v प्लस 1/f। हमें से पूछता है दर्पण सूत्र होता है, चार गो रूल में कोई सही दे देगा, कोनो में ए में प्लस है, कोनो में माइनस लगा देगा, कोनो में भी एफ के जगह बड़का एफ लिख देगा, कुछ लिख देगा। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। दर्पण सूत्र दर्पण सूत्र प्लस 1/f बराबर 1/f। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/। दर्पण सूत्र दर्पण सूत्र राइट से बोलो। 1/u प्लस 1/v प्लस 1/f अच्छा बराबर 1/f। 1/u प्लस 1/, बराबर। दर्पण सूत्र समझ गए? अब समझिए आवर्धन क्या होता है। आवर्धन आवर्धन कभी भी आवर्धन का मतलब बड़ा होता है। आवर्धन का मतलब बड़ा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अनुपात का मतलब बटा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है और वस्तु की ऊंचाई h है तो आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा? h डैश बटा में h। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तथा वस्तु की ऊंचाई h हो तो आवर्धन बराबर h डैश बटा में h। कोई दिक्कत? इसे आवर्धन को m से सूचित किया जाता है तो m बराबर लिख सकते हैं h डैश बटा में h। आवर्धन का एक और रूल होता है m बराबर माइनस v बाई यू। v क्या है समझ रहे हैं? प्रतिबिंब दूरी। u क्या है? वस्तु दूरी। अभी इसमें पढ़े थे। m बराबर माइनस v बाई यू। जरूरी नहीं कि m बराबर माइनस v बाई यू ही हो, m बराबर सीधा v बाई यू भी होता है। तो सर ये कैसे हो सकता है? m का मान अगर ऋणात्मक है तो यह ऋणात्मक का मतलब होता है उल्टा। यदि m का मान ऋणात्मक है, आवर्धन का क्वेश्चन रहता है आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है? तो आवर्धन का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है ना वो उल्टा बन रहा है। अच्छा, जब उल्टा बन रहा है तो वास्तविक होगा कि आभासी होगा? वास्तविक, क्योंकि उल्टा केकर दोस्त है? वास्तविक का। उल्टा किसका दोस्त है? और सीधा किसका दोस्त है? आभासी का। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। उल्टा है मतलब वास्तविक होगा और सीधा है मतलब आभासी होगा ही होगा। तो m का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है? तो m का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। अच्छा, ये बात समझ गए? बताओ m का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है? m का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। m का साइड से बोलो, m का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे लेकिन आंसर तुम लोग को बोलना है। m का धनात्मक मान क्या दर्शाता है? बताओ।
अब बोलो सब कोई, चलो बोलो। एम का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। जब ऋणात्मक उल्टा है तो धनात्मक, कोई दिक्कत? ऋणात्मक क्या दर्शा रहा है कि उल्टा है। अच्छा, उल्टा कभी भी प्रतिबिंब होगा कि वस्तु होगा? प्रतिबिंब में ना होगा, वस्तु तो सीधे है, प्रतिबिंब उसका उल्टा बनेगा चाहे सीधा बनेगा। तो m का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, और m का धनात्मक मान यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या है? सीधा है। चैप्टर नंबर 1 खत्म। कल चलेगा क्वेश्चन आंसर, जब भी इसका कल होगा, ठीक है।